नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेक्स्ट विजन प्रो के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज हम जनगणना से संबंधित समस्त तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं, चाहे वो जनगणना के इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो जनगणना 2027 की 16वीं जनगणना से संबंधित तथ्य हो, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं भारत में जनगणना का इतिहास। जनगणना ब्रिटिश काल में सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक है? 1869 से 1872 तक। 1881 1872 के 9 वर्ष बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी और इसी में यह तय किया गया कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाएगी। तब से लेकर भारत में लगातार जनगणना हुई है और वर्तमान में 16वीं जनगणना का कार्य चल रहा है। अब चलते हैं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक। इनका कार्यकाल भी याद रखना। लॉर्ड मेयो 1872 में जाते जाते भारत में जनगणना करा गई। सबसे पहले 1881 में लॉर्ड रिपन ने जनगणना करवाई थी और पहले जनगणना आयुक्त कौन है भारत में? WC प्लाउडेन, यानी कि विलियम चेचिल प्लाउडेन, ये भारत के पहले जनगणना आयुक्त हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 1872 से 1881, 91, 1901, 1911, 21, 31 और 41 लगातार जनगणनाएं हुई है प्रत्येक 10 वर्ष बाद। और जनगणना अधिनियम पारित किया गया भारत में आज़ादी के बाद। आज़ादी 1947 में मिली, उसके बाद हमने भारत में 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया। आज वर्तमान में भी इसी अधिनियम के तहत भारत में जनगणना की जाती है। जनगणना अधिनियम 1948, याद रखना, जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम है। ठीक है। इसी अधिनियम के तहत 1949 में रजिस्ट्रार जनरल का पद सृजित किया गया और 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई। कब की गई? 1951 में। और इस जनगणना में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। और 1951 में आजाद भारत की जो पहली जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। R.A. गोपालास्वामी आजाद भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन। आजाद भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। और 1951 में जो जनगणना हुई थी उस समय जनसंख्या कितनी थी? 36.1 करोड़। अब भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या, यानी कि 3.25 गुना भारत में जनसंख्या बढ़ी है 1951 से लेके वर्तमान समय तक। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। 2011 के 10 वर्ष के पश्चात 2021 में जनगणना फिर से होनी थी, लेकिन कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई। सरकार की पूरी तैयारी नहीं थी, तो जनगणना 2027 में कराई जा रही है। जनगणना 2027 की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है। इसका कवरेज कितना रहेगा? जनगणना 2027 में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मिलाकर 784 जिलों में जनगणना होगी। ठीक है। जनगणना का लक्ष्य क्या है? जनगणना का विषय क्या रहेगा? 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सटीक और व्यापक डेटा एकत्र करना, ये 2027 जनगणना का लक्ष्य रहेगा। और जनगणना कौन कराता है? भारत में जनगणना कराने के लिए आप सभी जानते हैं गृह मंत्रालय जनगणना कराता है और गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय ये जनगणना कराता है। और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना 2027 होगी और विश्व की पूर्णतः डिजिटल जनगणना, विश्व की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2027 भारत की होगी। जनगणना के लिए बजट कितना आकलन किया गया है इसको याद रख लेना, 11,718.24 करोड़ रुपया जनगणना के लिए बजट रखा है। 11,718.24 करोड़। ठीक है। जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त याद रखना, मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना 2027 का शुभंकर क्या रहेगा? प्रगति और विकास। प्रगति और विकास का शुभंकर रहेगा। साथियों, एक फैक्ट काफी एग्जाम में पूछा जाता है, उसे हम भूल रहे हैं। जैसे जनगणना लगातार बढ़ती है, लेकिन 2011 से 2021 के बीच में
जो जनगणना हुई थी इसमें कमी आई थी, यानी कि 2021 में जो जनगणना हुई थी इसमें कमी आई थी। ठीक है, ये याद रख लेना, एकमात्र जनगणना वर्ष है जिसमें जनगणना में कमी आई थी। बाकी प्रत्येक वर्ष साल 10 साल हर 10 साल में जनसंख्या में वृद्धि पाई गई थी। भारत में जातिगत आधारित दूसरी जनगणना 2027 में हो रही है, और भारत में जातिगत आधारित पहली जनगणना कब हुई थी? 1931 में। अर्थात 1931 के बाद भारत में जातिगत आधारित दूसरी जनगणना होने जा रही है। ठीक हो गया। इस जनगणना को 2 चरणों में करने का प्लान बनाया गया है सरकार द्वारा। पहली फेज में, फर्स्ट फेज में क्या होगा? मकान सूचीकरण किया जाएगा, यानी कि हाउस लिस्टिंग की जाएगी, घरों की गिनती की जाएगी। इसमें कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न किससे संबंधित होंगे? घरों की स्थिति या उनकी गिनती में घरों की स्थिति, उनकी सुविधाओं की जानकारी, उनकी संपत्ति के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। घरों की स्थिति मतलब मकान, पक्का मकान है, कच्चा मकान है, शहर में मकान है, गांव में मकान है। सुविधाओं की जानकारी का अर्थ है कि सुविधाओं के विषय में उनके पास सुविधाएं क्या क्या हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, साइकिल है, मोबाइल फ़ोन कितने हैं, क्या क्या चीज़ों जो चीज़ें हैं वो सारी डिटेल उसमें डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है संपत्ति का विवरण भी दिया जाएगा। आपकी संपत्ति, अचल चल संपत्ति सभी के विषय में जानकारी दी जाएगी। और ये कब से कब तक चलेगी? 1 अप्रैल 1926 से 30 सितंबर 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय है, लेकिन उत्तराखंड में इसका समय 10 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल तक, 24 अप्रैल 2026 तक, 10 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक उत्तराखंड में इसका पहला चरण होने वाला है। लेकिन पूरे भारत में 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक इसका चरण होने वाला है। और दूसरा चरण कब होगा? जिसमें जनसंख्या की गिनती की जाएगी, लोगों की गिनती की जाएगी, और वो दूसरा चरण शुरू होगा फरवरी 2027 से। ठीक हो गया। तो मैंने जनगणना अधिनियम के बारे में बताया था। भारत में इसी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ही भारत में 16वीं जनगणना भी होगी। जनगणना, ये कानून जो होता है भारत जनगणना अधिनियम 1948, ये कानून क्या करता है? जो जनगणना कर्मी हैं उन्हें किसी के बारे में जानकारी लेने का अधिकार देता है, और जो नागरिक हैं नागरिकों को जनगणना से संबंधित जानकारी देने के लिए बाध्य करता है। इस जनगणना में आप स्वयं को खुद रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, se.census.gov.in। एस का मतलब है सेल्फ और ई का मतलब है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन का अर्थ होता है गणना। सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि आप खुद की गणना खुद कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में आप खुद को रजिस्टर करें, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालें। ओटीपी के बाद आपको अपने बारे में समस्त जानकारी उसमें फीड करनी है। एक आपको यूनिक आईडी, एक नंबर मिलेगा 16 डिजिट का, और वो उसमें आपने एंटर कर देना है। जब प्रगणक आपके घर में आएगा, यानी कि जो जनगणना कर्मी होगा वो आपके घर में आएगा, आपको वो आईडी का नंबर आपको उनको देना है, तो आपकी जनगणना, आपकी जो गणना होगी वो उसमें फैच हो जाएगी। ठीक है। और जनगणना की शुरुआत राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं को रजिस्टर कर इसकी शुरुआत कर दी है। और आगे देखते हैं इसके फायदे क्या क्या होते हैं, जनगणना के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। जनगणना के बहुत से फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल में भी ऋग्वेद में और हर जगह जनगणना के फायदे हुए हैं। जब हमें किसी क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, उस क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले पशु पक्षी, हर चीज़ की संख्या मालूम होगी, तो हम उसी हिसाब से वहाँ के बारे में सटीक आकलन, उनका विश्लेषण कर सकते हैं, सटीक योजना बनाने में और उनके लिए नीतियाँ बनाने में। कोई भी योजना सरकार लाएगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में लाए, तो उसके लिए योजना बनाने में फायदा होगा। उनको पता होगा बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक और उसके बाद संसाधनों का सही वितरण हो पाएगा। आज बल, पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, हर चीज़ की जो व्यवस्थाएं, जो भी जरूरी चीज़ें हैं, उनकी व्यवस्था सरकार को किस हिसाब से करनी है, उसके लिए सरकार के पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, भविष्य की योजनाएं इसके हिसाब से बनाई जा सकती है। और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी इससे किया जा सकता है, क्योंकि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, यह भी इस पर निर्भर करेगा कि जनसंख्या उस क्षेत्र में कितनी है, उसी हिसाब से वहाँ का परिसीमन किया जाएगा। उसके अलावा समाज में
और आर्थिक रूप से सामाजिक विश्लेषण और आर्थिक विश्लेषण भी जनसंख्या के फायदे हो सकते हैं, ताकि किस क्षेत्र में समाज के किस तबके के लोग रहते हैं उनके लिए उन्हीं के हिसाब से वहाँ पर योजनाएं बनाई जाएंगी। डिजिटल जनगणना के फायदे क्या हैं? डिजिटल गणना में क्या होगा? डेटा की शुद्धता और रियल टाइम अपडेट हमें उसमें मिलेगा। और नंबर 2 क्या होगा? जनगणना ऑलरेडी ऑनलाइन हो रखी है और सेल्फ इन्यूमरेशन से हो रखी है, तो जनगणना में क्या होगा? डेटा फीड करते ही जनगणना जल्दी समाप्त हो जाएगी और समय कम लगेगा, समय की बचत होगी, रियल टाइम एक्सेस होगा और शुद्धता के साथ डेटा हमें प्राप्त होगा। तो साथियों, समाप्त करते हैं इस क्लास को आज। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने करियर के लिए चिंतित रहें और अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें और खूब बढ़ें।